मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं और सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। इन तैयारियों के बीच कैसी है किसकी तैयारी, कैसा है विधानसभाओं का राजनीतिक समीकरण, आज अपना पंच 100 में हमारी चर्चा में शामिल है सिमरिया विधानसभा। सिमरिया विधानसभा इन दिनों मध्य प्रदेश में काफी चर्चा में है और चर्चा का कारण है यहाँ के प्रत्याशियों की बयानबाजी। लगातार एक ही दल सिमरिया में सत्तासीन है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक अभय मिश्रा मैदान में है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पंकज, जो कि लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो भी मैदान में है और बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो मैदान में अपने भाग्य, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। जनता के बीच जनता का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी किसकी कोशिश है, कैसे हैं विकास कार्य, सिमरिया में कितने विकास कार्य हुए, कितने नहीं हुए, जनता की क्या मूल मांगे हैं, जनता के क्या मूल मुद्दे हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अपना पंच 100 में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अनिल सिंह। आप समाज सेवी हैं सिमरिया क्षेत्र से, वहीं के मतदाता भी हैं। अनिल जी, आपका अपना पंच 100 में स्वागत है। हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी युवा मतदाता हैं सिमरिया क्षेत्र के और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, अपना पंच 100 में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम। सिमरिया क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं, वो जनता के हित में कितने हैं या जनता उसे कैसे देखती है, इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हम अनिल जी के पास चलेंगे। अनिल जी, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं विगत 15 वर्षों में सिमरिया में, कैसे देखते हैं आप? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा या सभी जनता जनार्दन को, विकास के नाम पे तो कोई इतना बड़ा काम हुआ नहीं हमारी सिमरिया क्षेत्र में। ना तो कोई नल जल योजना जो आई वो सही तरीके से कोई चल नहीं रही है, बन तो गई है रिकॉर्ड में लेकिन वो लागू नहीं हुई है। किसी गांव वालों को या परिवार को, शोषित गरीबों को पानी वहां तक भी पहुंचा नहीं है। टंकियां तो बन गई हैं लेकिन वो भी रनिंग नहीं हुई हैं, तो रिकॉर्ड में तो बन गई है। दूसरी बात, जैसे अपनी रोडें हैं, तो जो मूल रोडें हैं वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बनी हुई हैं। जो लोकल रोडें हैं, इंटरनल आदमी जहाँ जाता है, वो रोडें अभी भी फंसी हुई हैं। उसमें समझ में नहीं रहा गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। तो ये विकास कार्य है अभी तक का जो शासन चला रहे हैं, जो भी हैं सीएम पीएम, तो इस प्रकार का वहाँ विकास है। और तीसरी बात, कोई भी हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं या थे, जो किसी भी रोजगार के लिए आगे तक सोचे नहीं कि किसी बेरोजगार को रोजगार मिले। जैसे हमारे सिमरिया क्षेत्र में बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है जो हजारों एकड़ है, बसावन मामा के पास पूर्वा पड़ता है। कोई भी ये नहीं ध्यान दे रहा कि कोई भी इंडस्ट्रियल का काम वहाँ करवाया जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिले। तो इस तरह का अभी तक का विकास रहा है जो वर्तमान सरकार अपनी चल रही है सिमरिया क्षेत्र में। जी, अनिल जी ने अपनी बात रखी है। यहाँ पर जो विकास कार्य हैं वो कहाँ तक हुए हैं, कैसे हुए हैं, उनमें उन्होंने अपनी बात रखी है। हम अनिल जी के पास वापस आएंगे। चलते हैं पवन के पास। पवन जी युवा मतदाता हैं। पवन जी, कैसे देखते हैं युवाओं के लिए जो कार्य हुए हैं, युवाओं के लिए जो अवसर होने चाहिए वो किस हद तक उन्हें मिले हैं, कैसे देखते हैं पवन जी आप? सर, मैं अनिल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो वर्तमान सरकार अभी 15 साल से हमारे एमपी में आखिर सिमरिया विधानसभा में चल रही है, उसमें विकास कार्य तो हमको तो नहीं लगता है कि कुछ हुआ है। और विकास के नाम पे खाली धोखा देना यही अभी तक देखते आ रहे हैं हम लोग। ना तो रोजगार की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। गांव में अभी आप चले जाइए तो ना कहीं कुछ भी बीमारी हो जाए रात में तो लेके आना पड़ता है, रात में ही रिवर, जो कि 20 से 25 किलोमीटर दूर है गांव से। यही बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ अभी भी, मतलब इतने साल होने के बावजूद भी अभी कोई ढंग से विकास का कुछ हुआ नहीं है। जी, पवन जी ने बात रखी है। यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया है इस चर्चा में। सिमरिया क्षेत्र के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ उतने सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं और बेहतर ढंग से मिल नहीं पाई हैं। यदि हम बात करें सिमरिया क्षेत्र की, तो सिमरिया क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है 40 से 45 किलोमीटर दूर उसका मुख्यालय है यहाँ से, जिला मुख्यालय से। और अंत के छोर की बात यदि करेंगे आप
तो वहां का व्यक्ति यदि स्वास्थ्य सुविधा के लिए रीवा आना होगा, उसे जिला मुख्यालय में आना होगा छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, तो कैसे वो स्वस्थ रह पाएगा, कैसे कार्य करेगा, ये बड़ा प्रश्न छोड़ा है पवन जी ने। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र को देखते रहते हैं, इन स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे देखते हैं अनिल जी आप, और क्या कहना है आपका इस पर? जैसा कि अभी पवन जी ने कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में उन्होंने चर्चा की, ये बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब हैं कि किसी गांव का मरीज अगर बीमार हो गया है तो उसको सीधे जीएमएच रीवा सिटी लाना पड़ता है। लोकल गांव में कोई ऐसा सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र बना नहीं है जिसमें आदमी तत्काल इलाज करा के यहाँ ला सके। जो भी बने हुए हैं उनमें कोई एंथिक डॉक्टर वगैरह कोई सीनियर रहते नहीं हैं, वही कंपाउंडर या नर्सों का अवेलेबलपन रहता है। नाइट वाइट में जाओ, डिलीवरी लेके जाओ तो सीनियर डॉक्टर साहब नहीं हैं, वो सुबह आएंगे। ऐसी करके समस्याएं बनी हुई हैं। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बना हुआ है, जैसे बेड़ा में बना हुआ है, मेरे गृह ग्राम एक बीरखाम गरगान टोला में भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ कर्मचारियों की कमी है, जो कि वहाँ से आदमी को लेके फिर रीवा भागना पड़ता है किसी भी मरीज को। और रीवा की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर पड़ती है रीवा से हमारे गांव की। तो ऐसी असुविधाएं हैं। कार्यालय बने हुए हैं लेकिन उसमें अधिकारी कर्मचारी कोई पोस्टेड नहीं है। अभी अनिल जी ने अपनी बात रखी है, उस बात में उन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की वो बेहतर नहीं है। लोगों को छोटी से छोटी समस्या के लिए जिला अस्पताल आना होता है, रीवा आना होता है, जबकि ये जो स्थिति है वो नेतृत्वकर्ताओं पे सवाल खड़े करती है कि आखिर लगातार इतना समर्थन देने के बाद भी सिमरिया में ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से क्यों नहीं चल पा रही हैं। अनिल जी ने बात रखी है कि हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बनी है, स्वास्थ्य विभाग के जो केंद्र हैं, उप केंद्र हैं, वो बने हुए हैं, लेकिन वहां कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। तो कर्मचारी क्यों नहीं आते, ये भी जनप्रतिनिधि को देखना होगा, और उनके क्षेत्र में यदि इस तरह की स्थिति है तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं और जो भी नेतृत्व करता है, उनके ऊपर सवाल उठता है कि क्षेत्र के लोग क्यों इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्यों स्थिति नहीं सुधर रही है। अनिल जी, सिमरिया क्षेत्र जो है मूलतः कृषि पे आधारित है, जो खेती की स्थिति है वहां पे उसको कैसे देखते हैं? पानी और बिजली की उपलब्धता क्या है कृषि के लिए वहां? जी बिल्कुल आप सही कहे हैं। पूरा एक तरफ से देखा जाए तो पूरा सिमरिया क्षेत्र जो हमारा कृषि से आधारित है। कृषि के मामले में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ना टाइम से नहर आना, ना बिजली मिलना, और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। जैसे खाद है, में मूल रूप से खाद किसानों के लिए होती है जो इतनी महंगी है कि सामान्य आदमी वो खाद खरीद नहीं पा रहा है, और मिल भी रही है तो बड़े मुश्किल से 1-1 हजार लोगों की लाइन लगती है जहाँ पे खाद अवेलेबल है, मिलती है। तो किसान अगर एक दिन के लिए यहाँ एक लाइन लगा लेता है तो उधर गांव की उसकी जो खेती का कार्य है वो प्रभावित होता है। तो तरीके से वो खेती भी नहीं कर पाता, इधर खाद महंगी है ही। और रही बात पानी की, तो नहर जब स्टार्ट होती है, जब लगभग 50% किसानों का काम हो जाता है या फसल सूख जाती है, तब तो नहर आती है। ऊपर से कहीं ऊपर से नहर आ भी गई तो बीच में भटी हुई है, पानी में धंस गया है, उसमें ऊपर से मिट्टी, तो नहर चौक है, बिल्कुल चल ही नहीं पाता, पानी वहां तक पहुंचता ही नहीं। इधर पीछे ओवरफ्लो होके गाँव में भरने लगता है, दुरुपयोग होता है उसका कारण यह है कि नहर सुचारू रूप से पानी छोड़ने के पहले साफ सफाई न करवाना। और ये जहाँ तक मेरा मानना है, ये सब शासन प्रशासन का काम है, उसको देखना, साफ सफाई करवाना। क्योंकि हर किसान उस पानी का कर देता है, साल में 1-2 बार जो भी लगता होगा वो कर देता है सरकार। उसको ऐसा नहीं है कि वो फ्री में पानी यूज करता है। तो मेरा मानना है कि सरकार को ये थोड़ा सा गंभीरता से देखते हुए इसमें अमल करना चाहिए। किसान से ही 75% किसान अपने भारतवर्ष में है। जो किसानी नहीं करेगा तो हमें नहीं लगता कि कोई नौकरी, कलेक्टर, एसपी या जो भी बहुत बड़े अधिकारी हो जाते हैं, तो किसानी से अगर अन्न नहीं आएगा तो उनको खाना मिल पाएगा, या गरीब तबके का हो या अमीर हो या इंडस्ट्रियल हो या कोई बिल्डर हो, सब किसान से जुड़े हुए हैं। मेरा मानना यही है। निश्चित ही जब खेती नहीं हो पाएगी और अन्न नहीं होगा तो खाएंगे क्या लोग।
और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में मूलतः जो आय का स्रोत है लोगों के, अधिकांशतः वो कृषि ही है। बिल्कुल क्योंकि खेती रोजगार है। के अवसरों की जो बात हुई, आपने भी बात रखी थी, एक क्षेत्र भी बताया कि भूखंड खाली है और वहां कोई उद्योग या रोजगार के लिए जो साधन है वो क्यों नहीं सृजित किए जा रहे हैं, रोजगार के जो अवसर हैं लोगों को और युवाओं के लिए। कोरोना काल के बाद से तो जो भी कहीं थोड़ा बहुत कमा रहे थे बेचारे युवा वर्ग, जाके कहीं 2 पैसे 4 पैसे, कोरोना के बाद से तो पूरी तरह फ्री हो गए। 100% वो लगभग खेती पे अटैच हो गए हैं। खेती के अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है। ज्यादातर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है कोरोना काल से। जहां उनका रोजगार था वो सब खत्म हो गया। अब आके वो भी खेती पे लग गए हैं। तो जरूरत है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो सृजित किए जाएं, और इसमें जो हमारा नेतृत्व करता है उनको ध्यान देने की जरूरत है। और ये जनता के मूल मुद्दे हैं, मूल बातें हैं। पवन जी के पास चलेंगे। पवन जी युवा है। पवन जी, रोजगार की जो अवसर की कमी है उसके कारण पलायन होता है, उस कारण से पलायन होता है क्षेत्र से, और सिमरिया क्षेत्र से भी पलायन अधिकार में है। लोगों को बाहर जाना पड़ता है और बाहर कार्य करना पड़ता है। कैसे देखते हैं कि युवा के रूप में इस पलायन को और बेरोजगारी को? सर बिल्कुल, यहाँ के अपने खासकर रीवा सिमरिया के जो जितने भी युवा हैं, यहाँ से जो भी पढ़ के यहाँ तो कोई अवसर है ही नहीं, चांस मिल ही नहीं रहा काम करने का। वो यहीं वहीं जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है, खासकर ये अपना रोजगार के लिए तो बहुत दिक्कत है। अपने सिमरिया विधानसभा रीवा कह लीजिए, यहाँ तो कुछ रोजगार है ही नहीं। सब बाहर, जिनको भी कमाना है बाहर ही जी मजदूरी करने बाहर ही जाना पड़ रहा है। और बाहर जाना होता है, और स्वेच्छा से कोई बाहर नहीं जाना चाहता, स्वेच्छा से कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। यदि अवसर होंगे तो जी, वो जी। अपने क्षेत्र में ही कार्य करना चाहता है, और अवसर सृजित करने होंगे। क्योंकि लगातार जनता जब समर्थन देती है उसके बाद भी जनता को नजरअंदाज किया जाना, ये कहां तक उचित है, ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो ही समझ सकते हैं। और यदि जो दर्शक हैं हमारे, उनके कोई प्रश्न हैं, उनके कोई सुझाव हैं इस चर्चा से जुड़े, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है सिमरिया विधानसभा को लेकर। और ये समस्या जो सिमरिया विधानसभा के बाहर के लोग हैं उनके यहाँ भी हो सकती है। और जिस भी क्षेत्र की समस्या है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम एक विशेष कार्यक्रम लेके आएंगे आपकी समस्याओं पे, उनके निदान पे लेके, और पूरी पड़ताल करके हमारा चैनल उस पर कार्यक्रम लेके आएगा। और आपकी जो समस्या है उसमें तभी समाधान होंगे और तभी उनको सुना जाएगा जब आप इस आवाज को मजबूत करेंगे, इसे दूर तक पहुंचाएंगे। अनिल जी, जो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। और शिक्षा की व्यवस्था जो है, स्कूल शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, सिमरिया क्षेत्र में कैसे देखते हैं आप उसको? हमारे सिमरिया क्षेत्र की कहें या पूरे अपने एमपी की कहें, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आज शिक्षा की व्यवस्था ये है कि जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाता था वो सब प्राइवेट में उठा के अपने होम सिटी में लाके रख देता है। सिमरिया हो या फिर रीवा हो या फिर कहीं भी सिटी आसपास जिसके है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। वहाँ सिर्फ सरकारी स्कूल में नाम लिखे गए हैं स्कूल चलने के लिए, 50 अटेंडेंस हो तो स्कूल की वैधता है, 50 लड़के हैं तो ठीक। इसके लिए स्कूलों में है, वहाँ मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। वहाँ कोई भी नहीं जा रहा है मध्याह्न भोजन खाने, जा रहे हैं बेचारे जिनके पास आज ऐसी व्यवस्था है कि वो खाना दाना नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये लगता है चलो बच्चों को स्कूल भेज दो तो रोटी उनको वहाँ मिल जाएगा, और उनको रोटी के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलता। किसी भी स्कूल में आप जाइए, एक टीचर अपॉइंट हैं जो 5वीं तक स्कूल है। एक टीचर 5वीं तक स्कूल में 100 बच्चे भी हैं तो कैसे पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। अगर 5 क्लास है तो कम से कम 5 टीचर तो वहाँ होना चाहिए। अब एक टीचर 5 क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अभी अतिथि शिक्षक में हमारे सरकार अतिथि शिक्षक में पिछले 14-15 साल से लोगों को बोल रही हैं कि आप कंटिन्यू रहिए, आपको कंटिन्यू किया जाएगा, आपको मास्टर बनाया जाएगा। लेकिन उनको 3 महीने 2 महीने या 5 महीने तक उनकी सर्विस ली जाती है। फिर बीच में एंड टाइम में पता चला वो कहीं जा भी नहीं पाया वो स्कूल के चक्कर में, और बीच में आ गए कोई परमानेंट टीचर, उनको अपॉइंट कर दिया गया। उनको बोला गया आपकी सेवा समाप्त, आप जाके अपना दूसरा काम देखिए, जो भी आपको करना हो। यहाँ पे वैकेंसी भर चुकी है कंटिन्यू टीचर की।
अप्लायंसेस कर दी गई है, कांटी टीचर आ गए हैं यहाँ पास, तो कृपया आपको यहाँ से अब सेवा से हटाया जाता है। तो अब वो टीचर जो अतिथि में पढ़ा रहे थे वो तो बीच में फंस गए, ना तो अपनी खेती पे ध्यान दिए, ना कहीं प्राइवेट या कहीं भी बाल मजदूरी किए, जो भी है डेली वेज का मिलता है कि नहीं मिलता है, जाके मेहनत कर पाए। उसी स्कूल के चक्कर में कि सरकार हमको बोली है कि आपको कंटिन्यू किया जाएगा, आप 7 साल तक कंटिन्यू पढ़ाएंगे तो परमानेंट कर दिया जाएगा। 365 दिन में 210 दिन या 215 दिन आपकी अटेंडेंस पाई जाएगी तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ 14-15 सालों से मैं देख रहा हूँ, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, किसी को कंटिन्यू किया नहीं गया है। ऊपर से धरना करते हैं अतिथि वाले तो भगा दिया जाता है, उनको खदेड़ दिया जाता है। बस यही स्थिति है जो भी हमारी वर्तमान सरकार है। मैं व्यक्ति विशेष किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब अपनी अपनी। अनिल जी ने जो बात कही है और जो प्रश्न छोड़ा है अनिल जी ने यहाँ पर, एक बड़ा प्रश्न है वो जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, ये जो नेतृत्व करते हैं उनके ऊपर, कि एक विद्यालय में यदि 5 कक्षाएं हैं, 5 क्लास हैं वहां, और एक शिक्षक है, वो एक साथ सारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है, बड़ा सवाल है। और ये यदि हम बेरोजगारी के स्तर में भी देखें कि एक तरफ पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है और दूसरी तरफ जो हमारी युवा पीढ़ी होने वाली है, जो भविष्य है, देश के बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षकों की कमी है। एक तरफ रोजगार के इंतजार में बैठे हैं और दूसरी तरफ पढ़ाने वालों के इंतजार में बैठे हैं। इंतजार ही कर रही है जनता। यदि हम सिमरिया क्षेत्र की आज चर्चा कर रहे हैं, सिमरिया की बात आप लेके आए हैं, अनिल जी बात रख रहे हैं, पवन जी बात रख रहे हैं, और ये स्थिति हम पूरे विंध्य में यदि बात करेंगे तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हम विभिन्न विधानसभाओं में चर्चा कर रहे हैं, वहां से भी स्थिति निकल के आती है। यदि हमारी जो सबसे जरूरी विकास में एक कारक होता है शिक्षा, यदि शिक्षा का स्तर इस तरह से होगा तो कैसे जो देश के भविष्य होने वाले हैं बच्चे, वो उस भविष्य को मजबूत कर पाएंगे, वो भविष्य बेहतर कैसे होगा, बड़ा सवाल है। इसमें विचार करना होगा और इसमें निश्चित ही सुधार करना होगा। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने भर्तियां की हैं, लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन जब ये स्थिति सामने आती है क्षेत्र से निकल के, तो उन भर्तियों पे, उन दावों पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है जो सरकार ने किए हैं। अनिल जी, जो गरीबी का स्तर है वो भी सिमरिया क्षेत्र में अधिकांशतः देखने को मिलता है, क्योंकि जो सिमरिया क्षेत्र है पूरा, वो किसकी कमी से नहीं हो पाया, लेकिन वहां जो विकास के मानक है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, लोग अभी भी उसी के लिए इंतजार में बैठे हैं कि वो हमारा बेहतर हो जाए। अनिल जी से बात हमारी चल रही है जी। कि जहाँ रोजगार का साधन नहीं होगा, आय का साधन नहीं होगा, वहाँ गरीबी तो होना लाजमी है, वो होना ही है। जिस क्षेत्र में कोई आय का साधन नहीं होगा, एक साधन रहता खेती, वो भी टाइम से नहीं हो पाता, पानी नहीं आ पाता, बिजली नहीं मिलती, किसी कारण बस 100 रुपए अभी तक बिल आता, फिर एक दूसरे महीने में 5000 बिल आ जाएगा, और किसान उस बिल को कैसे भरपाई करेगा? नहीं कर पाया, उसकी बिजली कट गई, नहर से पानी नहीं पहुंचा, खेती सूख गई, तो गरीबी तो बढ़ना है। गरीबी कैसे रुकेगी इस तरह में? जब तक ऐसे कार्यक्रमों को सही सुचारू रूप से नहीं चलाया जाएगा, जो भी शासन प्रशासन की नीतियां हैं उस हिसाब से सही तरीके से चलाया जाए, तो ये गरीबी बिल्कुल नहीं रहेगी। और गरीबी कोई भी, अभी आपने पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, व्यापम में पटवारी का रिजल्ट आया, पटवारी में लड़के सेलेक्ट हुए, ऐसा नहीं कि सब बड़े लोग हुए, गरीब तबके के भी हुए, बड़े भी हुए। उसमें आ गया कि घोटाला हुआ है, कि टॉप करने वाली लड़की या लड़का वो अपने जिले का नाम नहीं जानती, अपने पीएम सीएम का नाम नहीं जानती, तो टॉप कैसे हुई? मैं ये कहना चाहूंगा, जिसके साथ, जिसने ऐसा किया, जिसके साथ ऐसा हुआ कि उनको पता नहीं है, उनकी व्यक्तिगत छानबीन करके या और दूसरों की कॉलेजों की और दूसरे लड़कों की छानबीन करके उनको दोबारा इंटरव्यू लेके उनका ज्ञान पूछा जाए, उनको बाहर किया जाए, ना कि जो निर्दोष फंसे हुए हैं, जो निकल गए हैं, अपना क्वालिफाई किए, आज 5 साल से समय बर्बाद किए, पढ़ाई किए, उनको ऑप्शन दिया जाए, उनको नौकरी पे बहाल किया जाए, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि 1-2 के चक्कर में आज 5000 10,000 जो वैकेंसियां हैं, उन लड़कों का भविष्य खराब ना हो। नेक्स्ट आप 3 साल केस चलेगा, कहीं भी चलेगा, उनका हो, पता चला कि आप अब ओवर एज हो गए हो,
आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, उनका मनोबल टूट गया दोबारा एग्जाम देने के लिए, वो पहुंच गए वही मजदूरी करने, किसानी करने, और वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि वो सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल। और बड़े कष्ट से तैयारी करके बच्चों ने परीक्षा पास की और उसके बाद ये स्थिति हुई है। अनिल जी, ये जो पटवारी परीक्षा की आपने बात की, इसमें हमने विशेष कार्यक्रम किया था और विंध्यफस्ट ने इसमें रिपोर्ट भी तैयार की थी और इस मुद्दे को उठाया है विंध्यफस्ट ने। आज हमारी चर्चा सेमरिया से चल रही है, चूंकि आप क्षेत्र से हैं और मतदाता हैं और आप ये स्थिति देख रहे हैं, निश्चित ही सेमरिया के बच्चे भी प्रभावित हुए होंगे इस परीक्षा प्रक्रिया में। और आपने जो बात कही है कि जो सही बच्चे हैं, जो सही परीक्षार्थी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इस इंतजार में उनकी उम्र भी निकलती जा रही है, वो दूसरे कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है। इसमें एक पृथक से ही कार्यक्रम विंध्यफस्ट ने किया है। आज की हमारी चर्चा में आपने इस बात को जोड़ा है, तो निश्चित ही इसमें विचार होना चाहिए, ये हमारा भी मानना है। जैसा आप कह रहे हैं, तो जनता का भी मानना है कि इसमें न्याय होना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जो भी इसमें शामिल रहे हैं परीक्षा में, जो सही है उनके साथ न्याय होना चाहिए और जो गलत है उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये जनता का भी मानना है। पवन जी के पास चलेंगे। पवन जी हमारी चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। पवन जी, यदि देखा जाए क्षेत्र में युवा के नाते आपकी क्या कुछ मांग है, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांग रखना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कैसे सुधार होने चाहिए और कौन सी जरूरतें सबसे पहले पूरी की जानी चाहिए? पहले तो सबसे पहला तो रोजगार, फिर स्वास्थ्य, फिर पानी, बिजली, यही सब मांगे हैं हम लोगों की कि जो कि बेसिक हमारा जीवन चलता रहे और सुचारू रूप से थोड़ा उस वही सब चीजें अभी यहाँ बहुत पीछे रह गए। 15 साल से सरकार है, 20 साल से हो गया, लेकिन उस हिसाब से कुछ विकास हुआ नहीं, इसलिए यहाँ के युवाओं को भी बाहर जाना पड़ता है। और स्वास्थ्य के लिए तो बताया ही आपको कि कैसे रात में भी किसी की तबीयत खराब हुआ तो फिर रीवा के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कहीं और लेके दिखाना पड़े। तो यही बहुत सारी मांगे हैं जो कि उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जिसकी भी सरकार आए तो ये मुद्दे प्राथमिक रहना चाहिए। जिस प्रकार से पवन जी ने अपनी बात रखी है और उनने जिन मुद्दों की मांग की है, जो उनकी मांग है वो जायज है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये वही तो मांग रहे हैं, कोई अलग से बड़ी मांग उनकी नहीं है। और आज भी यदि हम इन्हीं मांगों को लेके सोच रहे हैं, उनकी चाह में बैठे हुए हैं, तो ये जो हमारे नेतृत्व करता है, जो हमारी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उन पे सवाल खड़ा होता है। इसके लिए जब भी आपके जनप्रतिनिधि क्षेत्र में हो, वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल के हों, तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने जो पिछली घोषणा की थी, पिछले वादे किए थे, उनका क्या हुआ, आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया है और क्या कार्य बचा है तो क्यों नहीं हो पाया है। ये सारे प्रश्न जब आप पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, और जब आप पूछेंगे तभी इनमें सुधार होगा। आप नहीं पूछेंगे तो इसमें सुधार, आप स्थिति देख ही रहे किस प्रकार की है। चुप रहना विकल्प नहीं है, हमें सवाल करने होंगे, हमें पूछना होगा अपने जनप्रतिनिधि से, क्योंकि आपने अपना नेतृत्व उन्हें सौंप रखा है। और हमें यह भी देखना होगा कि क्या हमारे वर्तमान के हित में है, क्या हमारे भविष्य के हित में है, क्या हमारे क्षणिक हित में है। जो क्षणिक वादे हैं, क्षणिक जो प्रलोभन है, उनमें ना फंस के हमें जो निर्णय है हमारे वो लेने चाहिए अपने भविष्य को देख के, अपने बच्चों के भविष्य को देख के। अनिल जी, जैसा कि हमारे सिमरिया की जनता जनार्दन जो है लगभग सब जागरूक है, उनको सब पता है कहाँ क्या कैसे हमको करना है, किस उत्तराधिकारी को हमको लाना है जो मेरे पथ में काम करेंगे, मेरे का विकास के लिए आगे आएंगे, खेती के लिए या बिजली के लिए या पानी के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए या लाइट के लिए। तो मेरी सिमरिया की जनता जनार्दन सब जागरूक है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या करना है। उनको सब प्रत्याशी समझ में आ रहे हैं, कौन प्रत्याशी कैसे हैं। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता। प्रत्याशी तीनों लड़े हुए हैं, तीनों अच्छे प्रत्याशी हैं, तीनों संघर्षशील प्रत्याशी हैं, लेकिन अब ये उनको इन तीन में से किसको चुनना है, ये जनता जनार्दन का काम है। किनसे उनको बेनिफिट हुआ है या किनसे उनको नुकसान हुआ है, ये जनता जनार्दन आने वाले अभी 17 नवंबर को क्लियर कर देगी। निश्चित ही जिस दिन मतदान हो आप जरूर जाएं, अपने अधिकार का प्रयोग करें, अपने कर्तव्य को निभाएं। मतदान में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। और जैसा अनिल जी ने कहा है कि आपको अपने जो क्षेत्र के हित हैं, जो बच्चों के हित हैं, उनको भी देखना होगा। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने 3 की बात की है। हम तो कहते हैं जो भी प्रत्याशी मैदान में है, आप देखिए, समझिए कौन आपके लिए हितकर है, आप उस हिसाब से निर्णय लीजिए। और अनिल जी, एक बात और आती है इस चर्चा में कि आपके सिमरिया विधानसभा में
लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, इनमें आरोप और प्रत्यारोप चलता रहता है। जनता कैसे देखती है, क्या स्थितियां हैं, क्या सही है और क्या गलत है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ा सा पहले इसी बात का लगभग उत्तर दिया था, आपके क्वेश्चन के थोड़ा सा पहले, कि मेरी जनता जनार्दन जो सिमरिया की है बहुत समझदार है। उनको पता है कि एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण वो लगाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण लगाने से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को पता है, जनता जनार्दन वोटरों को सबको पता है कि एक दूसरे के ऊपर लगाना मतलब कोई मतलब नहीं है। वो सब समझते हैं कौन कैसे हैं, आपके माध्यम से या और बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अनिल जी ने अपनी बात रखी यहाँ पर, जो जनता की तरफ से एक मतदाता के रूप में हम मान सकते हैं। और अपना पंचायत 100 में आज सिमरिया विधानसभा की जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में हमारे साथ अनिल जी जुड़े। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी हमारे साथ है, पवन जी का भी धन्यवाद। महत्वपूर्ण रही है चर्चा, सिमरिया विधानसभा से जो जुड़ी बातें हैं और जो मूल मांगे निकल के आई हैं, जो मूल मुद्दे निकल के आए हैं, वो आज भी वही मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसकी इंतजार में सिमरिया की जनता बैठी हुई है, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। और निश्चित ही जो नेतृत्व करता है, जो भविष्य में भी नेतृत्व करेंगे, जो वर्तमान में कर रहे थे और जो हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, वो उसमें ध्यान देंगे और इन मुद्दों में, इन समस्याओं में कुछ कार्य होगा, एक बेहतर परिणाम आएगा, यही आशा है। अपना पंचायत 100 में जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके कोई सुझाव है, उनकी कोई बात है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई वीडियो मैसेज है, आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी में उसे भेज सकते हैं। साथ ही आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ, जो होगा महत्वपूर्ण विंध्य के लिए और आपके लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।